नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 6 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप उन 6 वीडियो को मिस किए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और 6 वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि आप अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो को देखिएगा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे 5 मिनट में हम आप टोटल जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं पिछले 2 लेक्चर में रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि आपको एक रिकॉल करने के बाद आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि जितना पिछला लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं सभी का इस वीडियो में आवश्यकता है। तो चलिए 5 मिनट में आपको ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए 5 मिनट में हम रिकॉल कर लेते हैं और फिर से नए टॉपिक को हम लेकर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछला लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि मिरर 2 टाइप का होता है, समतल दर्पण और स्फेरिकल दर्पण। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि मिरर 2 टाइप का होता है, एक समतल दर्पण जिसे इंग्लिश में प्लेन मिरर बोला जाता है, और सेकंड हम बात किए थे स्फेरिकल मिरर जिसे हिंदी में गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण यानी इसे स्फेरिकल मिरर बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। तो आपको हम बताए थे कि समतल दर्पण, जैसा कि नाम से यहाँ पर क्लियर है कि समतल दर्पण कुछ इस टाइप का होगा, जिसके जो रिफ्लेक्टिव भाग है, जो परावर्तक भाग है वो समतल होगा, और दूसरे भाग को हम लोग पेंट कर देंगे ताकि यह मिरर बन जाए, और दूसरे भाग को हम लोग रंग देंगे, और जो एक भाग रिफ्लेक्टिव भाग है वह समतल होगा। इस दर्पण को हम लोग समतल दर्पण आपको बताए थे पिछले वीडियो में। और यहाँ पर दूसरा भी है एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जैसा कि नाम से ही क्लियर है, गोलीय दर्पण कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस शेप का होगा। तो गोलीय दर्पण कुछ इस शेप का होगा। तो जैसे कि यह अगर गोला है तो इसका कहीं पर एक केंद्र होगा, तो इस केंद्र को ही इस गोलीय दर्पण में हम लोग एक थोड़ा सा एडवांस नाम देते हैं, जिसे वक्रता केंद्र बोला जाता है, जिसे वक्रता केंद्र बोला जाता है, वक्रता केंद्र। और वृत्त है, जाहिर सी बात है कि अगर यह वृत्त है तो इसका कुछ न कुछ रेडियस होगा, तो इस रेडियस को हम लोग यहाँ पर वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ से यानी वक्रता केंद्र से परिधि तक इस लाइन को मिलाएं तो परिधि पर जो पॉइंट प्राप्त हुआ इसे ही ध्रुव बोला जाता है। और इसे ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचा दिया जाए तो यानी इस साइड भी एक ध्रुव प्राप्त होगा, तो इस ध्रुव से इस ध्रुव के बीच को हम लोग वृत्त में व्यास बोलते हैं, बट यहाँ इसे हम लोग प्रधान अक्ष बोला जाता है। और यहाँ पर जो हम लोग वक्रता केंद्र बताएं इसे C द्वारा सूचित किया जाता है, और यहाँ पर जो ध्रुव बताएं इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। तो जाहिर से बात है कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ बताएं कि C और P के बीच में कुछ डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोले, जिसे कैपिटल R या स्मॉल r द्वारा सूचित करते हैं। और एक और पॉइंट बताए थे कि फोकस। तो फोकस को हम लोग ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हैं बाबू। फोकस को फाइंड करने के लिए 2 तरीका है। एक तरीका आपको बताते हैं, जैसे कि अगर सबसे पहले हम लोग को प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरना होगा, प्रकाश के किरण दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद स्फेरिकल मिरर के प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगी उस बिंदु को ही हम लोग फोकस मान लेंगे, जिसे F द्वारा सूचित करते हैं। तो हम लोग एक और पॉइंट समझ लीजिए आप कि स्फेरिकल मिरर में हम लोग टोटल डिस्टेंस को ध्रुव से मेजर करते हैं। तो ध्रुव से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोले, तो ध्रुव से फोकस के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे, फोकस दूरी, जिसे के स्मॉल f द्वारा सूचित करेंगे। और बताए थे आपको कि गोलीय दर्पण 2 टाइप के होता है, एक उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, और सेकंड आपको बताए थे कि गोलीय दर्पण अवतल होता है, अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है यह एक स्फेरिकल मिरर का भाग है। तो यह अगर कोई गोलीय दर्पण है तो इस दर्पण से ही हमको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ऑब्टेक्ट हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो इसे हम लोग अगर इस गोलीय दर्पण को मिडिल से यानी यहाँ से हम लोग
अगर काट दें और इसके अंदर वाले भाग को हम रंग दें, तो अंदर वाले भाग को रंगने से हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो इसका रिफ्लेक्टिव भाग है, जो परावर्तक भाग है, क्योंकि अंदर से इसको हम पेंट कर दिए, तो लाइट तो जाहिर सी बात है कि रिफ्लेक्ट आगे से करेगी। तो जो इसका रिफ्लेक्टिव भाग है, जो इसका परावर्तक भाग है, जो उभरा हुआ है, आगे की ओर निकला हुआ है, अगर आगे की ओर निकला हुआ हो तो इस तरह के गोलीय दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण बोल देंगे। और अगर इस दर्पण को हम लोग आगे से कलई कर दिए, आगे से पेंट कर दिए, आगे से कलर चढ़ा दिए, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो यह दर्पण, मान ली इस दर्पण को हम लोग अंदर से बाहर से रंग दिए, तो अंदर से जाहिर सी बात है कि इस प्रकाश को परावर्तित करेगी। तो देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि जो इसका परावर्तक सतह है जो धंसा हुआ है, अगर परावर्तक सतह धंसा हो तो इस टाइप के गोलीय दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण बोल देंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक बात कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कि आखिर अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहाँ, कैसे और किस तरह से प्राप्त होगा, तो हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा आपको 2 पॉइंट बता देते हैं। आपको पॉइंट को जब आप गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को आप लोग ड्रा करिएगा कि जब हम लोग वस्तु यहाँ रखें तो ऐसा बना, वहाँ रखें तो वैसा बना, उसके लिए आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। उन दोनों पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि अगर आप दोनों पॉइंट को अपने माइंड में रखेंगे तो आपको मैं वादा करता हूं कि आपको कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो वह कौन सा पॉइंट है आप यहाँ देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर वस्तु सीधा बना तो वह काल्पनिक होगा। ये भी बात आपको हम पिछले क्लास में बताएं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। अगर प्रतिबिंब उल्टा बना तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और इसमें खास बात यह है कि इसका वाइस वर्सा भी सही है। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कहने का सेंस यह है कि अगर प्रतिबिंब सीधा है तो मैं कन्फर्म बोल सकता हूं, मैं 110% बता सकता हूं कि वह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा बना है तो हम कह सकते हैं कि वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। आप इन दोनों बातों को अपने माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से ही आप अगर प्रतिबिंब की स्थिति बनाइएगा अपने माइंड में इस पॉइंट को रखते हुए, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगा। चलिए इसके बाद 1-2 और पॉइंट बता देते हैं जिसका यूज इस प्रतिबिंब बनाने की स्थिति में हम लोग का प्रयोग है। जैसे कि मान लेते हैं कोई यह एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो यहाँ पर कोई इसका ध्रुव होगा, जिसे दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई इसका एक ध्रुव होगा, पोल होगा, और यहाँ कोई इसका केंद्र होगा। अगर यह कोई एक गोलीय दर्पण का भाग है तो जाहिर सी बात है, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ से हम लोग ऐसे कर इसे एक राउंड अगर बनाएंगे तो यह केंद्र का, आखिर तो यह गोला का ही भाग है, तो इसका कोई एक केंद्र होगा, जिसे अभी हम लोग यहाँ बताए कि वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे सी द्वारा सूचित करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक रेखा मिलाएं और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग वक्रता त्रिज्या बताएं। यहाँ पर कहीं आपको हम एक फोकस बताएं, तो आप कंफ्यूज में आइएगा कि बार हम कंफ्यूजन में रहते हैं सर कि कब सी लिखे, कब एफ लिखे, कब पी होता है, मतलब सी कहाँ पे होता है, पी एफ कहाँ पे होता है, पी कहाँ पे होता है। तो आप ट्रिक से याद कर लीजिए इसको ना, बार बार के टेंशन खत्म। अगर अवतल दर्पण हो ना, अवतल दर्पण, तो इस दर्पण को आप उल्टा पेप्सी पिया दीजिएगा। उल्टा पेप्सी कहने का मतलब पी से पे प सी, पी एफ सी, अवतल दर्पण को आप पी एफ सी यानी उल्टा पेप्सी पिया दीजिएगा, आपको कभी भी गलती नहीं होगा। देखिए पी से पेप्सी, पी मतलब पेप्सी, पी पे प सी, पी पे प सी, पहले पी उसके बाद एफ उसके बाद सी। आई होप इस ट्रिक को आप समझ पा रहे होंगे कि अवतल दर्पण में हमें पी एफ सी लिखने का एक सिंपल तरीका है, पेप्सी को लिखेंगे उल्टे तरीके से, पी एफ सी। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वस्तु में अवतल दर्पण में कितने स्थिति है, कब वस्तु कहाँ कब कैसे रखे जाए। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि अवतल दर्पण में मान लेते हैं कोई एक अवतल दर्पण है,
मान लेते हैं कोई एक अवतल दर्पण है, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात कि सर हम लोग यहाँ पी कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पी होगा, एफ होगा कि सी होगा। तो एक काम कीजिए, उल्टा पेप्सी इसको पी आइए, पी यहाँ पर एफ और यहाँ पर सी। ओके, हाँ तो देखिए इसे उल्टा पेप्सी पिया दिए, पी एफ सी। ठीक, अगर हम लोग प्रतिबिंब इस ध्रुव पर रखें, अगर लोग वस्तु को इस ध्रुव पर रखें तो क्या हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त होगा? नहीं। क्यों? अगर हम लोग दर्पण में सीधा अंदर घुस कर देखें, सफा अंदर दर्पण में घुस जाए, तो क्या हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त होगा? नहीं प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसलिए इस बिंदु पर हम लोग वस्तु को नहीं रखेंगे। तो वस्तु को हम लोग रखेंगे कहाँ? तो वस्तु को हम लोग एफ और पी के बीच में रख सकते हैं। यह कंडीशन फर्स्ट। सेकेंड हम लोग एफ पर रख सकते हैं, यह कंडीशन सेकेंड। थर्ड हम एक कदम चलते हैं, जब हम इन दोनों के बीच में रखा एक बार, दूसरा इस पे रखा, फिर इन दोनों के बीच में हम एक बार रखेंगे और फिर इस वक्रता केंद्र पर रखेंगे। और फिर मान लेते हैं यहाँ कोई एक डिस्टेंस इन्फिनाइट है, बहुत दूर जाने के बाद कोई डिस्टेंस है जहाँ तक हम लोग सिर्फ इमेजिंग कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। यहाँ से मतलब इतना ज़्यादा दूर डिस्टेंस के हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, रियल में नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ कोई एक डिस्टेंस इन्फिनाइट है, तो हम लोग पहले बीच में रखें, फिर एफ पर रखें, फिर बीच में रखें, फिर सी पर रखें, तो फिर हम लोग यहाँ पर बीच में रख लेते हैं, यानी इन्फिनाइट और सी के बीच में। तो या थर्ड कंडीशन या फोर्थ कंडीशन या फिफ्थ कंडीशन, और एक बार हम लोग वस्तु को अनंत पर रख लेंगे, या सिक्स कंडीशन। मात्र हम लोग को अवतल दर्पण में 6 कंडीशन ही पढ़ना है कि वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा और कैसे किस तरह का प्राप्त होगा, आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए। अगर वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब किस तरह का और कैसा प्राप्त होगा। अगर सी और एफ के बीच में रखें तो प्रतिबिंब किस तरह और कैसे प्राप्त होगा। अगर सी पर रखें तो कैसा प्राप्त होगा। अगर सी इन्फिनाइट और सी के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कैसे और कहाँ प्राप्त होगा, कितना बड़ा प्राप्त होगा। अगर वस्तु को हम लोग इन्फिनाइट पर रख दिए तो प्रतिबिंब किस तरह और कैसा प्राप्त होगा। तो चलिए बिना देर किए उन 6 कंडीशन को हम यहाँ पर बारी बारी करके आपके सामने डिस्कस करते हैं। आपको अवतल दर्पण में कंडीशन फर्स्ट बताए थे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फिर वही कन्फ्यूजन कि हम लोग अगर यह कोई एक प्रधान अक्ष है तो हम लोग कौन किसे क्या मानेंगे, तो इसे भी उल्टा पेप्सी पिया दीजिए, पी एफ सी, यानी वक्रता केंद्र, फोकस और पोल, ध्रुव। तो कंडीशन फर्स्ट में आपको हम बताए थे कि जब वस्तु को हम लोग पोल पर तो नहीं रख सकते हैं, नहीं पोल पे हम वस्तु को नहीं रख सकते, क्योंकि पोल पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो हम लोग को इमेज प्राप्त है। क्योंकि दर्पण में खुद को है, मतलब दर्पण चेहरों को अंदर डाल के तो हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, मान लेते हैं हम लोग वस्तु को कहीं यहाँ रखें, तो इससे प्रकाश की किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी। और आपको हम अभी बताए थे यहाँ पे कि जब प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर देखिए एक किरण ये रेखा आपस में पैरेलल है। अपने माइंड में रख लीजिए कि जब भी प्रकाश की किरण अगर प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी, तो वह दर्पण से टकराने के बाद मात्र एक ही जगह से निकलेगा, वह है फोकस, और कहीं से वह गुजर नहीं सकता है। जब भी प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी, अगर वह किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल है तो वह फोकस से ही जाएगी। अगर प्रकाश की किरण अपने वक्रता केंद्र से आएगी, तो अगर वक्रता केंद्र से आएगी प्रकाश की किरण, तो दर्पण से टकराने के बाद वह उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। आप इन दोनों बात को दोबारा अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि इन दोनों बातों को यहाँ पर यूज है। तो प्रकाश के किरण, मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई और यह फोकस से निकल जाएगी, सही बात। और इमेज जब तक नहीं बनेगी, कम से कम इमेज बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। एक किरण कभी भी प्रतिबिंब क्रिएट नहीं कर सकता है, नहीं बना सकता है। प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम 2 इमेज होना, प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम 2 रे होना आवश्यक है। तो हम लोग देखें कि प्रकाश किरण यहाँ से पैरेलल गई और प्रधान अक्ष के पैरेलल गई, दर्पण से टकराई और फोकस से निकल गई।
तो जब तक कि दो किरण नहीं आएगी तब तक प्रकाश की किरण इमेज नहीं बनेगा। तो एक किरण और हम लोग यहाँ पर बताएं वक्रता केंद्र से गुजारे, तो वक्रता केंद्र से गुजारे तो देखें कि वस्तु को उससे टकराई और यहाँ जाकर टकरा कर जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से फिर वापस चले आई, जिस रास्ते से किरण गई थी उसी रास्ते से फिर वापस चली गई। तो हम लोग यहाँ पर जूम कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे देखिए यहाँ पर कुछ पतला था, धीरे 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 आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, यानी धीरे धीरे इधर की ओर चौड़ा होते जा रहा है, चौड़ा होते मतलब जा रहा है। तो इससे तो स्पष्ट है कि इधर ये कट नहीं करने वाली है। तो हम लोग इमेजिंग किए, कल्पना किए कि अगर इसे हम लोग बैक में पीछे की ओर मिला दें तो हो सकता है यह कट कर देगा। हाँ, यहाँ पर हम आए तो देखें कि दोनों आकर कट कर दिया। तो हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, लेकिन कैसा बना? इमेजिंग किए तो कल्पना किए, पीछे दर्पण के पीछे हम लोग कल्पना किए तो हम लोग को काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। इसे दो लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। यह कल्पना किए तो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। काल्पनिक प्रतिबिंब, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब है तो यह प्रतिबिंब सीधा है, राइट। अगर यहाँ से और देखिए, हम लोग वस्तु को भी ऊपर रखे थे, प्रतिबिंब भी हम लोग को ऊपर प्राप्त हुआ। वस्तु को हम लोग ऊपर रखे तो प्रतिबिंब भी हम लोग को ऊपर प्राप्त हुआ, यानी जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब, यानी सीधा। अगर सीधा हो तो प्रतिबिंब कैसा? काल्पनिक। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर वस्तु को F और P के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे कैसा? काल्पनिक। काल्पनिक होगा तो सीधा और वस्तु से बड़ा। तो चलिए इस कंडीशन को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ स्थिति में लिखे कि जब वस्तु को F एवं P के बीच रखें, हम लोग वस्तु को F और P के बीच में ही रखें तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे, आप लोग देख पा रहे हैं कि दर्पण इसका परावर्तक सतह जो है रिफ्लेक्टिव भाग आगे की ओर है और इससे पीछे काल्पनिक जो हम लोग इमेजिंग किए काल्पनिक। अगर काल्पनिक है वस्तु, अगर प्रतिबिंब हम लोग को काल्पनिक प्राप्त हुआ है तो जाहिर सी बात हुआ सीधा होगा। और अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वस्तु की साइज इतना था और प्रतिबिंब की साइज इतना है, तो यहाँ पर बड़ा प्राप्त हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंडीशन फर्स्ट समझ में आया होगा। तो चलिए इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन को आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। सेकंड कंडीशन में हम लोग आपको बताया, सेकंड कंडीशन में आपको पहले ही हम बताएं कि अगर वस्तु को हम लोग सेकंड कंडीशन में हम लोग वस्तु को फोकस पर रखते हैं। अगर वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे तो इसे प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल जाएगी, सही बात, सही। और प्रधान अक्ष के जब पैरेलल जाएगी तो आप बताइए, खुद बताइए कि जब प्रकाश यहाँ से दर्पण से टकराएगी तो कहाँ से निकलेगी? सही बात, फोकस से निकलेगी। सही आप बता रहे हैं, फोकस से निकलेगी। तो आपको फिर यहाँ पर समझ में आया हो कि प्रकाश किरण अभी तो सिंगल ही है, ऐसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम दो किरण की आवश्यकता होती है। तो एक और किरण हम लोग यहाँ वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। तो वक्रता केंद्र से गुजारे तो प्रकाश की किरण रिफ्लेक्शन होने के बाद इसी पथ से, इसी रास्ता से गुजर जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे एक बात को एज्यूम किए, देखें कि जब प्रकाश किरण यहाँ पे कुछ सटा हुआ है, जैसे 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 आगे की ओर बढ़ेगा यह फैलते जाएगा। तो हम लोग को एक यहाँ से यह स्पष्ट हुआ, यह अनुमानित किए, यहाँ से हम लोग अब इस बात का अनुमान लगाएं कि लगता है कि अब जो प्रकाश दोनों है ना, ये दोनों असल में कहीं कट करेगा ही नहीं, यह अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? हम लोग सिर्फ इमेजिंग किए कि बहुत दूर तक जाएगा और वहाँ जाने के बाद ये दोनों लगभग कट करेगा। तो हम लोग इमेजिंग किए कि जब इमेजिंग किए कि वस्तु का प्रतिबिंब बहुत दूर अनंत दूरी पे बनेगा। तो आपको यहाँ पर दोबारा समझाते हैं कि जब वस्तु को फोकस पर रखिएगा तो प्रधान से किरण प्रधान की जो पैरेलल किरण आएगी दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरेगी और एक किरण जो वक्रता केंद्र से आएगी और वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। न जाकर कंडीशन सेकेंड हुआ कि जब वस्तु को F पर रखिएगा यानी फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब, अच्छा, और यहाँ पे आप एक बात तो समझिए कि वस्तु को हम लोग प्रधान अक्ष के ऊपर रखें, प्रधान अक्ष के ऊपर रखें, लेकिन हम लोग को जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, मान लेते हैं कि कहीं यहीं अनंत है तो हम लोग को प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हुआ। तो देखें कि वस्तु को हम लोग ऊपर रखें, प्रतिबिंब हम लोग को नीचे प्राप्त हुए, यानी कि हम लोग को प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ? उल्टा। अगर प्रतिबिंब हम लोग को उल्टा प्राप्त हुआ तो कैसा होगा? वास्तविक। और जाहिर सी बात है कि अनंत दूर जैसे जैसे फैलेगा, हम तो यहाँ आपको बताया तब ना, अगर मान लेते हैं लाइन यहाँ ना रहे तब ऐसे करते करते फैलते हुए बहुत दूर तक जाएगा तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि तो प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक
वास्तविक, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा है, बात सही है, उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड कंडीशन भी समझ में आया होगा। चलिए अब थर्ड कंडीशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब कंडीशन थर्ड देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग वस्तु को F और P के बीच में रखे थे। सेकंड कंडीशन में हम लोग यहाँ F पे रखे। थर्ड कंडीशन में हम लोग C और F के बीच में वस्तु को रख देते हैं। मान लेते हैं कि यह कोई एक वस्तु है, इसे प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समतल जाएगी, प्रधान के पैरेलल जाएगी और दर्पण से टकराकर कहाँ से निकलेगी, सही बात आप सही बता रहे हैं, फोकस से गुजरेगी। तो दर्पण से टकराने के बाद या फोकस से गुजरेगी तो यह प्रतिबिंब तब तक नहीं बनाएगा जब तक कि दो रे कम से कम कट न करे। तो एक रे प्रकाश के किरण वक्रता केंद्र से गई, वस्तु से टकराई और प्रधान जाकर दर्पण से टकराई और जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से वापस चली आई। तो हम लोग यहाँ देखें कि दोनों रे जब क्रॉस कर रहा है तो आकर दोनों यहाँ पर कट किया, दोनों प्रकाश की किरण यहाँ कहीं आकर कट किया। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि इन्फिनाइट तो बहुत दूर है और सी से लगभग नज़दीक कुछ दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब हम लोग वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इससे प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल जो दर्पण से टकराती है, फोकस से निकलती है और यहाँ से जो प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से निकली और दर्पण से टकराई या पुनः उसी मार्ग से चली आई, वो दोनों प्रकाश के किरण अनंत और सी के बीच में कट किया। और एक बात यहाँ पर देखें कि वस्तु को हम लोग ऊपर रखे लेकिन प्रतिबिंब हम लोग को नीचे प्राप्त हुआ। वस्तु को हम लोग छोटा रखे थे, इतना बड़ा रखे थे, वह प्रतिबिंब थोड़ा हम लोग को बड़ा प्राप्त हुआ। तो इससे हम लोग समझ गए, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रकाश के जब वस्तु को हम लोग C एवं F के बीच में रखे, C एवं F के बीच में रखे तो इसका प्रतिबिंब अनंत एवं C के बीच, अनंत एवं C के बीच वास्तविक, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो जाहिर सी बात है कि यह उल्टा है। वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से थोड़ा सा बड़ा, वस्तु से बड़ा प्राप्त हुआ, बड़ा प्राप्त हुआ या होगा, प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थर्ड कंडीशन भी कंप्लीट रूप से समझ में आया होगा एक बेहतर तरीके से। चलिए कंडीशन 4 को आपके सामने अब डिस्कस करते हैं। तो जब वस्तु को हम लोग फर्स्ट में यहाँ रखे, सेकंड में इस पर यहाँ फोकस पर रखे, थर्ड में सी और एफ के बीच में रखे, फोर्थ में हम लोग सी पर रखते हैं। जब प्रकाश किरण, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखे तो यहाँ से प्रकाश निकली, दर्पण से टकराई और यह फोकस से गुजर गई। तो प्रतिबिंब सिंगल, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, जो प्रतिबिंब है वह सिंगल रे से नहीं बनती, इसलिए प्रतिबिंब के लिए कम से कम 2 रे होना आवश्यक है। तो एक रे हम लोग फोकस से गुजार दिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहाँ अब इससे पहले आपको बार बार बताते आया कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल लाएगी, दर्पण से टकराएगी तो फोकस से गुजरेगी, सही बात। और उसी तरीके से अगर प्रकाश के किरण फोकस से टकराएगी यानी फोकस से क्रॉस करेगी तो जाहिर सी बात है कि रिफ्लेक्शन के बाद यह प्रधान अक्ष के पैरेलल गुजरेगी। समझ में आया? जब प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगी तो दर्पण से टकराकर फोकस से निकलेगी। उसी तरीके से अगर प्रकाश के किरण फोकस से मतलब क्रॉस करेगी तो वह टकराने के बाद प्रधान अक्ष के पैरेलल क्रॉस करेगा। तो हम लोग देखें कि जहाँ पर वस्तु रखे थे वहीं पे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, बस अंतर इतना सा था। हम लोग वस्तु को ऊपर रखे थे और प्रतिबिंब हम लोग को नीचे प्राप्त हुआ। तो अगर प्रतिबिंब
ऊपर वस्तु को ऊपर कर रखे, प्रतिबिंब नीचे प्राप्त हुआ, यानी प्रतिबिंब हम लोग को उल्टा प्राप्त हुआ। अगर प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होगा तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और वस्तु जितना बड़ा वस्तु रखे थे उतना ही बड़ा हम लोग को प्रतिबिंब मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जब वस्तु को C पर रखा जाए यानी C यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब C पर ही वास्तविक, उल्टा, जब वास्तविक है तो उल्टा, और वस्तु के और समान साइज का, और समान यानी बराबर, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, बराबर, समान साइज का, समान आकार का। तो आई होप फोर्थ कंडीशन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब फिफ्थ कंडीशन आपके सामने बात करते हैं। तो कंडीशन फिफ्थ में हम लोग बात करते हैं, जब कंडीशन फर्स्ट में वस्तु को हम लोग F और P के बीच में रखें, सेकंड में F पर रखें, थर्ड में C और F के बीच में रखें, फोर्थ में C पर रखें, तो फिफ्थ कंडीशन में हम लोग यानी पाँचवें कंडीशन में हम लोग वस्तु को अनंत और C के बीच में कहीं मान लेते हैं हम लोग यहाँ रखें। तो हम लोग यहाँ वस्तु रखें